भाई नमस्कार, सभी बच्चों को नमस्कार। भाई 1 मिनट ध्यान से सुन लीजिए। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं प्लीज़ आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जैसे ही मैं आपको दिखाई देने लग जाऊं, जैसे मेरी आवाज़ सुनाई देने लग जाए तो प्लीज़ आप ओके लिख दिया करो। बस एक छोटा सा मैसेज ओके लिख दिया करो तो मेरे को संतुष्टि मिल जाती है कि मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, वीडियो और ऑडियो क्लियर है। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप है ना ये लिख दिया करो, हाँ सर आपकी आवाज़ आ रही है, आप शुरू हो जाइए। ओके क्लियर, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। आ जाइए। आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही विशेष टॉपिक रहेगा। हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे हरियाणा के भौतिक प्रदेश। हरियाणा के भौतिक प्रदेश मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। भौतिक प्रदेश के बाद हम बात करेंगे, किस चीज़ की बात करेंगे, जरूर याद रखेंगे, हरियाणा की जलवायु। कौन से टॉपिक की हम बात करेंगे, हरियाणा की जलवायु, यानी हरियाणा के भौतिक प्रदेश और हरियाणा की जलवायु की बात हम करेंगे। और साथ में ही हम हरियाणा की वर्षा की बातें करेंगे, भाई वर्षा कितनी की होती है, कहाँ कहाँ पर होती है, तो इस तरह की हम बात करेंगे हरियाणा प्रदेश से संबंधित, ठीक है। हरियाणा की भौतिक प्रदेश और हरियाणा की जलवायु, आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये टॉपिक रहेगा। आ जाइए सारे बच्चे, इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है बेटा। हरियाणा के संदर्भ में अगर मैं बताऊं तो इस तरह से आप बना दीजिए अपने हरियाणा का मैप, ठीक है, हरियाणा का मैप बना दीजिए। 1 मिनट, हरियाणा का मैप इस तरह से बना दीजिए। और इस तरह से हमने बना दिया अपने हरियाणा का मैप, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये हरियाणा है हमारा प्यारा सा। अब ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले मैं बात करूंगा हरियाणा के भौतिक प्रदेश। जो NCERT के अनुसार, NCERT के अनुसार हरियाणा को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 भौतिक प्रदेशों में हरियाणा को बांटा गया है। वो कौन से 4 भौतिक प्रदेश हैं, आइए उनकी कहानी हम पढ़ ले। सबसे पहले मैं आपको ये करवा देता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटा, एक भौतिक प्रदेश हो गया आपका ये वाला, इसको हम बोलते हैं शिवालिक प्रदेश। शिवालिक प्रदेश, ठीक है, शिवालिक प्रदेश, ये वाला हो गया बेटा शिवालिक प्रदेश, ठीक है। एक यहां पे हो गया बेटा, जरूर याद रखेंगे, इसको हम नाम देंगे अरावली प्रदेश। क्या नाम देंगे बेटा, अरावली प्रदेश नाम देंगे, इसको नाम लिखेंगे अरावली प्रदेश, इसको हम अरावली प्रदेश का नाम देंगे, ठीक है। यहां पे एक भौतिक प्रदेश है बेटा, यहां वाले क्षेत्र में, सिरसा फतेहाबाद वाले क्षेत्र में, हिसार वाले क्षेत्र में, इसको हम नाम देंगे बेटा थार मरुस्थलीय प्रदेश। थार मरुस्थलीय, थार मरुस्थलीय प्रदेश, इसको हम नाम देंगे थार मरुस्थलीय प्रदेश। और बेटा यहां पे एक नदी बहती है, जिस नदी को हम बोलते हैं यमुना नदी, कल मैंने आपको करवाया था। और यहां पे एक नदी बहती है जिस नदी को हम बोलते हैं घगर नदी, तो इसको हम बोलते हैं घगर नदी, और इसको हम बोलते हैं बेटा यमुना नदी, यमुना नदी, ठीक है। अब ये हो गए आपके 4 भौतिक प्रदेश हरियाणा के। कौन कौन से 4 हो गए, मैं अलग अलग आपको बता देता हूं, सुन लीजिए ध्यान से। नंबर 1 हो गया शिवालिक प्रदेश, शिवालिक प्रदेश। नंबर 2 हो गया बेटा यमुना घगर का दोआब क्षेत्र। 2 नदियों के बीच की सबसे अच्छी भूमि को दोआब बोलते हैं। यमुना घगर का, जरूर याद रखेंगे, यमुना घगर का, यमुना व
घगर का दोआब क्षेत्र, यमुना व घगर का दोआब क्षेत्र, ये जरूर याद रखेंगे बेटा, यमुना व घगर का दोआब क्षेत्र। तीसरा जो है बेटा उसको हम बोलेंगे थार मरुस्थलीय प्रदेश। क्या बोलेंगे? थार मरुस्थलीय प्रदेश, थार मरुस्थलीय प्रदेश, थार मरुस्थलीय प्रदेश। और चौथा जो हम लिखेंगे बेटा वो लिखेंगे अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। तो ध्यान दीजिए बेटा, एग्जामिनर आपको पूछ ले कि हरियाणा को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो एनसीईआरटी की बुकों में हरियाणा को इन 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है बेटा। ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। हरियाणा को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए। मैं 1 सेकंड आपके कमेंट देख लेता हूं, एकदम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, नमस्कार बच्चे, नमस्कार। ज्योति राय आज लेट जुड़े आप। मोनिका नमस्कार, अजय, मोनिका, मनोज कुमारी नमस्कार, बहुत अच्छे बेटा। तो ये एनसीईआरटी की बुकों में हरियाणा को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4, और चारों के मैंने आपको नाम बता दिए। एक को हम बोलेंगे शिवालिका प्रदेश, एक को हम बोलेंगे यमुना और घगर का दोआब क्षेत्र, एक को हम बोलेंगे थार मरुस्थलीय प्रदेश, और एक को हम बोलेंगे बेटा अरावली प्रदेश। मगर ध्यान दीजिए, एक विशेष राइटर है जिस राइटर का नाम है डॉक्टर जसवीर। क्या नाम है? डॉक्टर जसवीर। और डॉक्टर जसवीर ने एक बुक लिखी है, बुक का नाम है एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। बुक का क्या नाम है? एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इस एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, तो नंबर 1 याद रखेंगे शिवालिका। ध्यान दीजिए, नंबर, थोड़ा सा मैं नीचे इसको बना देता हूं। नंबर 1 हो गया शिवालिका, शिवालिका। नंबर 2 इन्होंने लिखा है, ध्यान दीजिए, नंबर 2 इन्होंने लिखा है गिरिपाद मैदान, गिरिपाद मैदान, गिरिपाद मैदान। नंबर 3 इन्होंने लिखा है जलोढ़ मैदान, नंबर 3 इन्होंने लिखा है जलोढ़ मैदान। कौन से मैदान? जलोढ़ मैदान। नंबर 4 इन्होंने लिखा है बाढ़ मैदान, नंबर 4 इन्होंने लिखा है बेटा बाढ़ मैदान, बाढ़ के मैदान। क्या नाम लिखा है? बाढ़ के मैदान। नंबर 4 इन्होंने क्या लिखा है? बाढ़ के मैदान। और नंबर 5 इन्होंने लिखा है बालू के टीपे युक्त मैदान, बालू के टीबे युक्त मैदान, बालू के टीबे युक्त मैदान। ये इन्होंने लिखा है कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। और नंबर 6 पे इन्होंने लिखा है बेटा, जरूर याद रखेंगे, अरावली मैदान, अरावली मैदान। नंबर 6 पे इन्होंने लिखा है अरावली मैदान, जो आपको याद रखने हैं। नंबर 7 इन्होंने लिखा है तरंगित बालू मैदान, तरंगित, तरंगित का बालू मैदान, तरंगित का बालू मैदान। और नंबर 8 की कहानी विशेष है। नंबर 8 पे इन्होंने लिखा है अनकाई, अनकाई मैदान, अनकाई मैदान। तो ध्यान दीजिए बेटा, डॉक्टर जसवीर ने अपनी पुस्तक में हरियाणा को 8 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कौन से? शिवालिक मैदान, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान,
फिर बाढ़ के क्षेत्र मैदान, फिर उसके बाद में बालू का टीबे युक्त मैदान, अरावली मैदान, तरंगित बालू मैदान और अनकाई मैदान। तो डॉक्टर जसवीर ने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? 8। कई बार हरियाणा जीके में बेटा ये प्रश्न बन चुका है कि कई बार आपको हरियाणा जीके में पूछा जा चुका है कि डॉक्टर जसवीर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? एन एग्रीकल्चर ऑफ ज्योग्राफी हरियाणा, एन एग्रीकल्चर ऑफ ज्योग्राफी हरियाणा, ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर जसवीर ने लिखी है। और डॉक्टर जसवीर ने इसे 8 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। जबकि एनसीईआरटी की जो बुकें हैं, एनसीईआरटी की बुकों में हरियाणा को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है बेटा। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। शिवालिका, फिर यमुना घगर का दोआब क्षेत्र, फिर मरुस्थलीय क्षेत्र और फिर अरावली क्षेत्र। ठीक है, और ध्यान दीजिए डॉक्टर जसवीर ने इसके टुकड़े कितने किए हैं? 8 किए हैं। तो एक तो पहला प्रश्न आपके हरियाणा जीके का ये बन जाएगा कि हरियाणा को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 8 में बांटा है एक राइटर ने। राइटर का नाम है डॉक्टर जसवीर और बुक का नाम है एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में। इट्स ओके, क्लियर? तो ये प्रश्न बन गया आपका शानदार। ये 8 के 8 भौतिक प्रदेश आप याद कर लीजिए। चलिए, अब उसके बाद में जो प्रश्न बनेगा वो शानदार प्रश्न बनेगा अपने 2 टॉपिक से। कौन से 2 टॉपिक? इस तरह से बना दीजिए अपना प्यारा सा हरियाणा। ध्यान दीजिए बेटा, ये हो गया अपना प्यारा सा हरियाणा। ठीक है, मान लीजिए ये हरियाणा का मैप है। ठीक है, हरियाणा का मैप। इस हरियाणा के उत्तर में हमें यहाँ पे मिलती है पहाड़ियाँ, जिन पहाड़ियों को हम बोलते हैं बेटा शिवालिक की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? शिवालिक की पहाड़ियाँ। और हरियाणा के दक्षिण में हमें यहाँ पे मिलती है बेटा कौन सी पहाड़ियाँ? अरावली की पहाड़ियाँ। अच्छी तरह से समझ लीजिए बेटा, इनका नाम है, इन पहाड़ियों को हम बोलते हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? जरूर याद रखेंगे, शिवालिक। और शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं बेटा, याद रखेंगे, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियाँ हरियाणा के, वो पहाड़ियाँ जरूर याद रखेंगे हरियाणा के 1.67% भूभाग पर फैली है। हरियाणा के जरूर याद रखेंगे 1.67% भूभाग पे फैली है, भूभाग पर फैली है। कौन सी पहाड़ियाँ? ये जरूर याद रखेंगे, शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली है। ठीक है, 1.67% भूभाग पर फैली है। कहाँ पर फैली है? तो जरूर याद रखेंगे, नंबर 1 पंचकूला, नंबर 1 पंचकूला, नंबर 2 आएगा अंबाला, अंबाला, और नंबर 3 आएगा बेटा यमुनानगर, यमुनानगर। ये इन 3 जिलों में फैली है, पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में। कौन सी पहाड़ियाँ? शिवालिक की पहाड़ियाँ। हरियाणा की किस दिशा में फैली है? हरियाणा के जरूर याद रखेंगे, हरियाणा के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा के उत्तर पूर्व में फैली है। हरियाणा के जरूर याद रखेंगे उत्तर पूर्व में फैली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा के उत्तर पूर्व में फैली है, हरियाणा के उत्तर पूर्व में फैली है। कौन सी पहाड़ियाँ? शिवालिक की पहाड़ियाँ। चलिए दूसरा इसी तरह का चित्र बना देते हैं अपनी अरावली का। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट अरावली की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? जरूर याद रखेंगे, अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ। अब अरावली की पहाड़ियों का प्रश्न बनेगा बेटा, ध्यान दीजिए, ये हरियाणा के 3.09% भाग पर, हरियाणा के 3.09% भूभाग पर फैली है, 3.09% भूभाग पर फैली है, ये जरूर याद रखेंगे।
भूभाग पर फैली है, भूभाग पर फैली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा के 3.09% भूभाग पर फैली है। किस किस जिले में? तो जिला शुरू कर दीजिए सबसे पहले मेवात, मेवात से चलिए गुरुग्राम, गुरुग्राम, गुरुग्राम से चलिए फरीदाबाद, फरीदाबाद से चलिए बेटा रेवाड़ी, रेवाड़ी से चलिए बेटा, रेवाड़ी से चलिए आपका महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से चलिए बेटा भिवानी। आप कहोगे सर भिवानी में भी है अरावली की पहाड़ियां? हाँ जी, जो हम खानकवाड़ा पहाड़ बोलते हैं वो अरावली का भाग है, जो हम खानकवाड़ा पहाड़ बोलते हैं वो अरावली का भाग है। यानी मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी में फैली है। हरियाणा की किस दिशा में? बेटा हरियाणा की दिशा देखिए, एग्जामिनर हरियाणा की दिशा पूछेगा, हरियाणा की किस दिशा में फैली है? तो हरियाणा के दक्षिण पूर्व में, बेटा ध्यान दीजिए, दक्षिण पूर्व, मैं यहां पे लिख रहा हूं दक्षिण पूर्व में फैली है, दक्षिण पूर्व में फैली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। एग्जामिनर दिशा से प्रश्न पूछता है अपनी HSSC में कि किस दिशा में फैली है, तो दक्षिण पूर्व में फैली है, दक्षिण पूर्व में, और ये उत्तर पूर्व में फैली है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। हो सकता है ऐसा कोई प्रश्न बना दे और एग्जामिनर आपको पूछ ले कि शिवालिक की पहाड़ियां सर्वाधिक फैली है। ध्यान दीजिए बेटा, एग्जामिनर लिखेगा कि सर्वाधिक किस जिले में फैली है, सर्वाधिक फैली है किस जिले में? अगर जिले का नाम पूछ ले तो आपको पंचकुला बताना है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा किस जिले में फैली है? पंचकुला में। इसी तरह से एग्जामिनर आपको पूछ ले भी अरावली की पहाड़ियां सबसे ज्यादा किस जिले में फैली है, अरावली की पहाड़ियां सर्वाधिक किस जिले में फैली है? तो ध्यान दीजिए बेटा, ये सर्वाधिक फैली है अपने गुरुग्राम में फैली है बेटा। किस जिले में? जिले का नाम याद रखेंगे, गुरुग्राम में फैली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इनकी दिशा याद रखनी है और एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा किस जिले में फैली है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो जरूर याद रखेंगे। जो अरावली है वो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा फैली है और जो शिवालिका है वो पंचकुला में सबसे ज्यादा फैली है। दिशा मैंने आपको बता दी है, कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व है। और इसकी कौन सी दिशा मैंने बताई है? दक्षिण पूर्व बताई है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए अब इन पर्वतों की कहानी हम पढ़ रहे हैं, तो आगे चलते हैं और आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा प्रश्न? इस तरह से बना लीजिए अपने प्यारे से हरियाणा का मैप, ठीक है। एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि प्यारे से हरियाणा के मैप में आपको जो सबसे ऊंचा पर्वत दिखाई दे रहा है वो कौन सा पर्वत है, ठीक है। हरियाणा के मैप में ध्यान दीजिए बेटा, सबसे ऊंचा पर्वत यानी पर्वतों की कहानी पूछ ले तो ध्यान दीजिए, हरियाणा का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो ये रहा, ये रहा हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत, ये जरूर याद रखेंगे। ये शिवालिक का भाग है। और ये रहा अपने दक्षिण हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत, वो अरावली का भाग है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उसे हम करहो पर्वत बोलते हैं। और करहो पर्वत कहाँ पे है? जरूर याद रखेंगे बेटा, करहो पर्वत जो है हमारा वो पंचकुला में है। करहो पर्वत कहाँ पे है? पंचकुला में है। और दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसको हम डोसी पर्वत बोलते हैं बेटा, तो याद रखेंगे। दोनों के दोनों प्रश्न बना लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1 थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, शिवालिक की पहाड़ियों में हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी,
शिवालिक की पहाड़ियों में हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, और पर्वत चोटी का नाम है, जरूर याद रखेंगे, करहो पर्वत। करहो पर्वत ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, करहो पर्वत, इसे करहो चोटी बोलेंगे। करहो चोटी है बेटा पंचकूला में, पंचकूला में। और करहो पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 1467 मीटर, 1467 मीटर, ये जरूर याद रखेंगे। 1467 मीटर या 4814 फीट, ये जरूर याद रखेंगे। 4814 फीट हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये करहो पर्वत, जिसकी हाइट है 1467 मीटर या 4814 फीट। ये हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहलाता है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहलाता है, हिल स्टेशन कहलाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहलाता है। कौन सा पर्वत? करहो पर्वत। हरियाणा जीके की कुछ बुकें हैं बेटा, ध्यान दीजिए, हरियाणा जीके की कुछ बुकें हैं, उन बुकों में इस पर्वत की जो हाइट है वो 1514 मीटर भी लिखी गई है। मगर आप ये वाली हाइट याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? करहो पर्वत, जो शिवालिका का सबसे ऊंचा पर्वत है कहाँ पे बेटा? ये पंचकूला में है। इसकी ऊंचाई है 1467 मीटर या 4814 फीट, और ये हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। ये क्या है? हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है, ये जरूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर। चलिए फिर उसके बाद में एग्जाम में पूछेगा कि दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ध्यान दीजिए, अरावली। अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियों में दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये साउथ हरियाणा की बात है, ये जरूर याद रखेंगे। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिस पर्वत चोटी को क्या नाम दिया गया है? पर्वत चोटी को नाम दिया गया बेटा डोसी पर्वत। कौन सा पर्वत है? डोसी पर्वत। डोसी पर्वत बोलते हैं बेटा। कहाँ पे है डोसी पर्वत? डोसी पर्वत है बेटा, जरूर याद रखें, कुलताजपुर गांव में, कुलताजपुर गांव में, और नारनौल महेंद्रगढ़ में, कुलताजपुर गांव और नारनौल महेंद्रगढ़ में दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है बेटा। इसका नाम क्या है? डोसी पर्वत। और डोसी पर्वत जो है ना बेटा, ध्यान दीजिए, इसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर, 652 मीटर, या फिर हम लिखेंगे 2138 फीट, 652 मीटर या फिर 2138 फीट। और डोसी पर्वत से सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि ये च्यवन ऋषि की तपोभूमि कहलाती है। कौन सी ऋषि की? जरूर याद रखेंगे, च्यवन ऋषि की तपोभूमि कहलाती है, ये जरूर याद रखेंगे। तपोभूमि कहलाती है, च्यवन ऋषि की तपोभूमि कहलाती है
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे कि यानी च्यवन ऋषि का मेला कहाँ पे बढ़ता है, या च्यवन ऋषि की तपोभूमि कौन से पर्वत कहलाता है, तो डोसी पर्वत, जो दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है बेटा। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है डोसी पर्वत, और डोसी पर्वत से संबंधित अपने प्रश्न बन जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे, इस चित्र को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये है अपने भौतिक प्रदेशों की छोटी सी यूनिट, जिस यूनिट से एग्जामिनर प्रश्न बना देता है। चलिए सही एकदम। नमस्कार 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 सभी बच्चों को, और बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है आज का, जहां से आपके एग्जाम में एक प्रश्न दिखाई देगा बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए हमने क्या देखा, टॉपिक का नाम है नेक्स्ट हरियाणा के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं हम। पहले सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हरियाणा के भौतिक प्रदेश, ये जरूर याद रखेंगे। NCERT की बुकों में हरियाणा के केवल 4 भौतिक प्रदेश बताए गए हैं। कौन कौन से, एक शिवालिक प्रदेश है, ये जरूर याद रखेंगे, और एक उसके बाद में यमुना घगर का दोआब क्षेत्र है, एक उसके बाद में थार मरुस्थलीय प्रदेश है, और एक उसके बाद में अरावली प्रदेश है, ये जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने शिवालिक प्रदेश में एक पर्वत भी कर लिया, जिस पर्वत को हम बोलते हैं डोसी पर्वत की कहानी भी कर ली, और अरावली प्रदेश में हमने बात कर ली शिवालिक प्रदेश में हमने करहो पर्वत की बात कर ली, तो डोसी पर्वत में हमने, अरावली में हमने डोसी पर्वत की बात कर ली। और जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट हरियाणा की दक्षिण, ध्यान दीजिए, हरियाणा की दक्षिण पश्चिम दिशा में, किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हरियाणा की दक्षिण पश्चिम दिशा में हमें क्या मिलते हैं, थार मरुस्थलीय प्रदेश मिलते हैं। जबकि शिवालिक की कहानी मैंने बताई उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियां मिलती है। और जरूर याद रखेंगे बेटा, दक्षिण पूर्व में, ध्यान दीजिए, दक्षिण पूर्व में हमें अरावली की पहाड़ियां मिलती है बेटा। अरावली की पहाड़ियां कहाँ पे मिलती है, दक्षिण पूर्व में, और उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियां, और दक्षिण पश्चिम में, ध्यान दीजिए बेटा, दक्षिण पश्चिम में अपना थार मरुस्थलीय प्रदेश मिलता है। कौन सा प्रदेश मिलता है, थार मरुस्थलीय प्रदेश मिलता है। और मध्य में, पूरी रूप से मध्य में क्या है, यमुना और घगर का दोआब क्षेत्र हमें मिल जाता है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। मगर डॉक्टर जसवीर ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में इन 8 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, इन 8 भौतिक प्रदेशों में बांटा है बेटा। नेक्स्ट शिवालिक, गिरिपाद, जलोढ़, बाढ़ क्षेत्र, बालूका टिब्बे युक्त अरावली, फिर तरंगित बालू प्रदेश, फिर अनकाई प्रदेश, इन 8 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। डॉक्टर जसवीर ने कुछ नाम भी दिए हैं, जैसे मैं उन नामों की व्याख्या आपके सामने करना चाहूं तो यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ी सी जगह है और इस जगह का प्रयोग कर लेते हैं। डॉक्टर जसवीर ने हमें बताया है कि इस भौतिक प्रदेश में, ध्यान दीजिए बेटा, डॉक्टर जसवीर के कुछ प्रश्न जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं HSSC में, वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाहूँगा जो HSSC में पूछे गए। डॉक्टर जसवीर ने लिखा है कि इस भौतिक प्रदेश में जो मारकंडा नदी, कौन सी नदी, मारकंडा, जो मैंने कल बताई थी आपको, कल पढ़ाई थी, मारकंडा नदी है, उस मारकंडा नदी का जो बाढ़ का क्षेत्र है, डॉक्टर जसवीर ने उस बाढ़ के क्षेत्र को एक नाम दिया है बेटा। क्या नाम दिया है, उसे नाम दिया है बेट नाम दिया है। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि बेट क्या है, तो मारकंडा नदी का बाढ़ का क्षेत्र क्या है, बेट है बेटा। इसी तरह से डॉक्टर जसवीर ने बताया है कि घगर नदी, जो घगर नदी का बाढ़ का क्षेत्र है, ध्यान दीजिए बेटा, घगर नदी का जो बाढ़ का क्षेत्र है, डॉक्टर जसवीर ने उस बाढ़ के क्षेत्र को नाम दिया है, जरूर याद रखेंगे, नेली। क्या नाम लिखा है, नेली। कल मैंने ये नाम आपको बताया था बेटा, नाली, कल मैंने आपको नाली बताया था। डॉक्टर जसवीर ने बताया है कि जो शिवालिका क्षेत्र फैला है, उस शिवालिका क्षेत्र को उसने क्या नाम दिया है, जरूर याद रखेंगे, शिवालिका क्षेत्र को ही उसने गिरी क्षेत्र के नाम से भी संबोधित किया है। क्या कहा है, शिवालिका क्षेत्र को ही उसने क्या नाम दिया है, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, गिरिपाद क्षेत्र भी कहा है, ये जरूर याद रखेंगे। क्या नाम दिया है, गिरिपाद
गिरिपाद क्षेत्र के नाम से भी संबोधित किया है। गिरिपाद क्षेत्र शिवालिका क्षेत्र को कहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट, इस क्षेत्र में जो भवन जैसी आकृति हमें दिखाई देती है, इस तरह की जो भवन जैसी आकृति हमें दिखाई देती है, उस भवन जैसी आकृति को शिवालिका क्षेत्र में एक विशेष नाम से संबोधित किया गया है, उसे घर कहा गया है। क्या कहा गया है? घर कहा गया है। ये जरूर याद रखेंगे। और इस शिवालिका क्षेत्र में कहते हैं जब जल स्तर ऊपर आ जाता है, जल स्तर, ध्यान दीजिए, जब जल स्तर ऊपर आ जाता है तो उस जल स्तर, ऊपर आए हुए जल स्तर को इन्होंने एक विशेष नाम दिया है बेटा, चो का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? चो। अपनी ग्रामीण भाषा में कहते हैं कि चोआ ऊपर आ गया, तो इन्होंने क्या नाम दिया है? जब शिवालिका क्षेत्र में जब जल स्तर ऊपर आ जाता है उसे ही क्या नाम दिया गया है? चो। तो HSSC ने कई बार यह प्रश्न पूछा है, बेट क्या है? बेट क्या है बेटा? मारकंडा नदी का जो बाढ़ का क्षेत्र है उसे बेट बोलते हैं। नेली या नाली क्या है? घग्गर नदी का जो बाढ़ का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? नेली या नाली कहते हैं। गिरिपाद क्षेत्र कौन सा है? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। ध्यान दीजिए बेटा, कहां पे? जरूर याद रखेंगे, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में जो शिवालिका क्षेत्र फैला है उसे ही क्या कहा गया है? उसे ही गिरिपाद कहा गया है। और यहाँ पे जो हमें भवन जैसी, जिन पर्वतों में हमें भवन जैसी आकृति दिखाई देती है उसे घर या कंगी कहा गया है। क्या कहा गया? घर या कंगी कहा गया है। जिस क्षेत्र में जल स्तर ऊपर आ जाता है उसे क्या नाम दिया गया है? चो का नाम दिया गया है। तो ये कुछ हमारे प्रश्न है जो इसी तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। बेटा ये सारे के सारे प्रश्न आप इसी तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, अब जब हम चले, ध्यान दीजिए, इसी जलोढ़ क्षेत्र में, तो इसी जलोढ़ क्षेत्र में दो नाम हमें और मिले हैं। उन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? जरूर याद रखेंगे, खादर और बांगर नाम भी हमें पढ़ने को मिलते हैं। खादर और एक नया नाम हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलता है बेटा, बांगर। बांगर क्या है सर? खादर क्या है? मैं यहीं पे बता देता हूँ। खादर यानी खदरी। खदरी जो हमारे HSSC के पिछले चेयरमैन थे, उनकी कास्ट खदरी गांव से संबंध रखते थे। खदरी यानी खादर। जहाँ पे हमें नवीनतम जलोढ़ मिट्टी मिलती है उस भूमि को हम खादर कहते हैं बेटा। जहाँ पे हमें नवीनतम जलोढ़ मिट्टी मिलती है उस भूमि को हम खादर कहते हैं। और जहाँ पर हमें प्राचीन जलोढ़ मिट्टी मिलती है उस भूमि को हम बांगर कहते हैं बेटा। तो इस जलोढ़ वाले मैदानी क्षेत्र में ध्यान दीजिए, हमें खादर और बांगर भी पढ़ने को मिलते हैं। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को खादर और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। इसके साथ में हमने देख लिया, इन पर्वतों की कहानी भी पढ़ ली कि हरियाणा का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है करहो पर्वत, और करहो पर्वत की ऊंचाई है 167 मीटर या 4814 फीट। ये जरूर याद रखेंगे। मगर हरियाणा जीके की बुकों ने, कुछ बुकों ने आज भी ये पुराना आंकड़ा लिख रखा है 1514 मीटर। ये जरूर याद रखेंगे। और दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम है बेटा ढोसी पर्वत। तो भौतिक प्रदेशों से इतने प्रश्न हमारे एग्जाम में बन चुके हैं और ये सारे के सारे प्रश्न विशेष हैं। ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। चलिए आगे चलते हैं और आगे वाला छोटा सा टॉपिक है, जिस टॉपिक की कहानी मैं आपको बता देता हूं। टॉपिक का नाम है हरियाणा की जलवायु। हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? हरियाणा की जलवायु। ध्यान दीजिए बेटा, हरियाणा की जलवायु जब हम पढ़ेंगे तो हरियाणा की जलवायु हम दो रूपों में पढ़ते हैं। ठीक है, अब कौन से दो रूप हैं? तो इस बार मैं हरियाणा का चित्र बनाऊंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, चित्र नहीं, मैं आपको बस समझाऊंगा। मान लीजिए ये अपना हरियाणा है, ये मैंने बताया बेटा हरियाणा। ठीक है, इस हरियाणा का एक भाग तो ये है, इसे हम बोलते हैं पूर्वी भाग, और एक भाग ये है, इसे हम बोलते हैं बेटा पश्चिमी भाग। ठीक है, अब पूर्वी भाग में कौन से जिले आते हैं? ध्यान दीजिए, हरियाणा के पूर्वी भाग में कौन से जिले आते हैं? तो पूर्वी भाग में जिले आ रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए। नंबर 1 पंचकूला,
नंबर 2 आ रहा है अंबाला, क्योंकि मैं भारत का पूर्वी भाग बता रहा हूं, न कि अपने हरियाणा का पूर्वी भाग, भारत के पूर्वी भाग के हिसाब से। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। फिर चलिए नेक्स्ट करनाल के साथ चलिए पानीपत। और इधर आ जाइए पश्चिमी भाग में, कौन से आ जाएंगे पश्चिमी भाग में बेटा? एक तो आ जाएगा सबसे पहले अपना सिरसा के साथ ही आपका हिसार के साथ ही आपका भिवानी के साथ ही आपका चरखी दादरी, रेवाड़ी, और रेवाड़ी के साथ ही बेटा आपका गुरुग्राम। ध्यान दीजिए, जलवायु 2 तरह से पढ़ी जाएगी, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले मुख्य रूप से हरियाणा की जलवायु क्या है, अगर आपसे पूछ ले भी हरियाणा की जलवायु क्या है, तो आप कहेंगे हरियाणा की जलवायु है शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय। इस शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय को हम क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, ठीक है। शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय। बेटा ध्यान दीजिए, हरियाणा की जलवायु है शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, और इसको हम लिखते हैं महाद्वीपीय जलवायु। इसी को हम बोल देते हैं द्वीपीय जलवायु। एक मिनट, महाद्वीपीय जलवायु। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि हमारी जलवायु कैसी है? तो हमारी जलवायु है शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय, यानी महाद्वीपीय जलवायु। कारण क्या है इस जलवायु का? ये महाद्वीपीय जलवायु कैसे? गर्मियों में तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ध्यान दीजिए, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। गर्मियों में तो क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है। और सर्दियों में क्या है बेटा? सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी है। ये जरूर याद रखिए, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी। क्यों? क्योंकि हरियाणा है एक स्थलबद्ध राज्य। हरियाणा है एक स्थलबद्ध राज्य। स्थलबद्ध का मतलब क्या होता है, जरूर याद रखेंगे। स्थलबद्ध का मतलब होता है बफर स्टेट, यानी लैंड लॉक स्टेट है। और समुद्र तल से हरियाणा बहुत दूर है। हरियाणा समुद्र तल से बहुत दूर है, ये जरूर याद रखिए। स्थलबद्ध राज्य यानी समुद्र तल से बहुत दूर है बेटा, ये जरूर याद रखिए। तो हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु है शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय या महाद्वीपीय जलवायु है। यहाँ पे गर्मियों में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है। इस महाद्वीपीय जलवायु का अगर सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखना है तो हिसार को देख लीजिए बेटा। हिसार हरियाणा का वो जिला है जहाँ गर्मियों में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, ठीक है। अगर मैं हरियाणा के पूर्वी भाग की बात करूं तो हरियाणा के पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है? हरियाणा के पूर्वी भाग की जलवायु बेटा आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय है। आर्द्र उपोष्ण जरूर याद रखेंगे, कटिबंधीय जलवायु है बेटा। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इन जिलों में मोस्टली नमी रहती है। क्या रहती है? नमी रहती है। और यहाँ की जलवायु कैसी है तो जरूर याद रखेंगे। जो आपके जो पश्चिमी भाग, हरियाणा के जो पश्चिमी भाग की जलवायु है
उस जलवायु को हम क्या बोलेंगे बेटा, उपोषण स्टेपीजीय जलवायु है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट उपोषण जरूर याद रखेंगे, उपोषण स्टेपीज, स्टेपीज जलवायु, उपोषण स्टेपीज जलवायु है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। मगर मुख्य रूप से एग्जामिनर आपको ये पूछता है कि हरियाणा की जलवायु कैसी है, तो हरियाणा की जलवायु है बेटा शुष्क उपोषण कटिबंधीय यानी महाद्वीपीय जलवायु है। हरियाणा एक स्थलबद्ध राज्य है, समुद्र से बहुत ज्यादा दूर है, और ध्यान दीजिए कर्क रेखा से 300 मील ऊपर है। ध्यान दीजिए कर्क रेखा से 300 मील ऊपर है, ये जरूर याद रखेंगे। इसलिए हमारे हरियाणा की जलवायु आपको इस तरह की दिखाई देगी। कैसी जलवायु दिखाई देगी? नेक्स्ट उपोषण शुष्क कटिबंधीय जलवायु आपको दिखाई देगी, क्योंकि गर्मियों में तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी दिखाई देगी। पूर्वी हरियाणा की जो जलवायु है वो है बेटा आर्द्र उपोषण कटिबंधीय, और ध्यान दीजिए जो अपने दक्षिण पश्चिमी हरियाणा की जो जलवायु है वो उपोषण स्टेपीज कटिबंधीय है, तो ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि हरियाणा में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है। हरियाणा में ध्यान दीजिए बेटा, हरियाणा में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है। ध्यान दीजिए हरियाणा में बेटा औसतन वार्षिक वर्षा होती है तो जो 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जरूर याद रखेंगे। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, यहाँ पे पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, ये जरूर याद रखेंगे। 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखिए, ठीक है। और ध्यान दीजिए नंबर 1 सिरसा, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़। सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़ में 30 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है बेटा। कितनी वर्षा होती है? जरूर याद रखेंगे, 30 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसीलिए तो हरियाणा की वर्षा के विषय में क्या लिखा जाता है, आप सभी ने पढ़ रखा है। हरियाणा की वर्षा के विषय में क्या लिखा जाता है? हरियाणा की वर्षा है अनियमित। कैसी वर्षा है? हरियाणा की वर्षा अनियमित वर्षा है। हरियाणा की जो वर्षा है वो अनियमित है, अनिश्चित है और असमान है। हरियाणा की वर्षा के विषय में क्या लिखा जाता है, ये जरूर याद रखें बेटा। हरियाणा की वर्षा है अनियमित, और अनिश्चित और असमान वर्षा है। बेटा याद रखेंगे, अनियमित, अनिश्चित और असमान वर्षा होती है। 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अगर कोई एक आंकड़ा उठाना पड़े तो आप 45 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा लिखेंगे बेटा। कैसी वर्षा लिखेंगे? 45 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा लिखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। मगर ऑप्शन में अगर 40 से 60 है तो उसके साथ जाएंगे, और 40 से 60 वाला नहीं है तो 45 सेंटीमीटर आप लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है, एग्जामिनर ये भी प्रश्न पूछ सकता है बेटा आपसे, शानदार प्रश्न, हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला देख लीजिए, ऊपर वाले दोनों ऑप्शन ले आइए।
पंचकुला और अंबाला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पंचकुला और अंबाला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और हरियाणा में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? हरियाणा में जरूर याद रखेंगे, न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है हरियाणा में? तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सिरसा और महेंद्रगढ़। ऑप्शन में सिरसा, आप सिरसा करेंगे, सबसे कम वर्षा सिरसा में होती है, और सिरसा नहीं है तो बेटा आपको महेंद्रगढ़ करना है। क्या करना है? महेंद्रगढ़। ये जरूर याद रखें, सिरसा और महेंद्रगढ़ में सबसे कम वर्षा होती है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। और औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 40 से 60 सेंटीमीटर। हरियाणा की जो, ध्यान दीजिए, हरियाणा की जो जलवायु है वो कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु है बेटा, महाद्वीपीय जलवायु है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर बना देता है। चलिए, और हरियाणा के बारे में सबसे बड़ी लाइन क्या लिखी जाती है कि हरियाणा है बेटा एक कृषि प्रधान राज्य। हरियाणा की बात करें तो ध्यान दीजिए, हरियाणा की कृषि, यानी हम बात करें हरियाणा की कृषि की तो ध्यान दीजिए हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, ये जरूर याद रखेंगे। वर्तमान सरकार के अनुसार, पिछली सरकार की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान सरकार के अनुसार जेपी दलाल जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, कृषि मंत्री, ठीक है, वर्तमान सरकार के अनुसार कृषि मंत्री जेपी दलाल, पिछली सरकार में थे कृषि मंत्री जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जयप्रकाश दलाल ने बताया कि हरियाणा के 86% भूभाग पर कृषि की जाती है, यह जरूर याद रखेंगे। हरियाणा के 86%, 86% भूभाग पर कृषि की जाती है, भूभाग पर कृषि की जाती है, ये जरूर याद रखेंगे, कृषि की जाती है। ये किसने बताया था? जयप्रकाश दलाल ने बताया था कि हरियाणा के 86% भूभाग पर कृषि की जाती है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, ये जरूर याद रखेंगे। कृषि के साथ साथ यहाँ के व्यक्ति पशुपालन पर भी कार्य करते हैं, पशुपालन पर भी ये कार्य करते हैं। हरियाणा के व्यक्ति कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी कार्य करते हैं, पशुपालन पर भी कार्य करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। कृषि के साथ साथ हरियाणा के व्यक्ति पशुपालन पर भी कार्य करते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा जाता है और एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कि हरियाणा में फसलों को कितने आधार पर बांटा गया है? तो 3 प्रकार की, खरीफ, रबी और जायद। रबी, खरीफ, और जायद। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। बेटा ध्यान दीजिए, रबी की फसलों में कौन सी शामिल है? जैसे आजकल रबी की फसलें चल रही है, अब जो शीतकाल है, शीतकाल में हम रबी की फसलों के बारे में पढ़ते हैं। शीतकाल में हम किन फसलों के बारे में पढ़ते हैं? तो रबी की फसलें पढ़ते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, ये जरूर याद रखेंगे। सर्दियों में, शीतकाल में, ठीक है। जैसे आजकल खेतों में क्या है? गेहूं है,
फिर आपका चना है, ठीक है, आपका सरसों है, आपका जौ है। ये कैसी फसलें हैं? नेक्स्ट गेहूं, चना, जौ, सरसों। नेक्स्ट ये रबी की फसलें हैं जो अब हमारे खेतों में हमें दिखाई दे रही है। ये रबी की फसलें बेटा, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ग्रीष्मकालीन फसलें हैं, ग्रीष्म काल में जो फसलें हैं नेक्स्ट वो याद रखेंगे। जैसे नंबर 1 बाजरा, नंबर 2 इसी में लिखेंगे आपका बाजरा गवार, ये जरूर याद रखेंगे, बाजरा गवार। उसके बाद में कपास, गन्ना, चावल, कपास, गन्ना, चावल। ये जो है वो कैसी फसलें हैं वो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट आपकी खरीफ की फसलें हैं, मगर जो सब्जियां बोई जाती है जो 3 महीने में तैयार हो जाती है, जरूर याद रखेंगे। सब्जियां जो बोई जाती है बेटा, नेक्स्ट वो जो फसलें होती है उन्हें जायद फसलें कहते हैं, वो कम समय में तैयार हो जाती है, ये जरूर याद रखेंगे। कम समय में तैयार हो जाती है, ये जरूर याद रखिए। तैयार हो जाती है वो फसलें कहलाती है, क्या कहलाती है? जायद कहलाती है बेटा। तो इस तरह से एग्जामिनर कृषि से संबंधित भी प्रश्न बना सकता है। एग्जामिनर छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ये जरूर याद रखेंगे। एग्जामिनर पूछ सकता है कि बता दीजिए नेक्स्ट चावल सबसे ज्यादा कहां पे होता है, बताइए। नेक्स्ट नंबर 1 चावल, आप कहेंगे सर करनाल में सबसे ज्यादा चावल होता है। कहां पे सबसे ज्यादा चावल होता है? करनाल में। गेहूं सबसे ज्यादा कहां पे होता है? आप कहेंगे सर सिरसा में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। फिर एग्जामिनर पूछेगा कपास सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो आप कहेंगे सर सिरसा में सबसे ज्यादा कपास होता है। एग्जामिनर आपको पूछेगा बताइए सरसों सबसे ज्यादा कहां पे होता है, आप कहेंगे सर महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा सरसों होता है। आपसे पूछेगा कि बाजरा सबसे ज्यादा कहां पे होता है, आप कहेंगे सर बाजरा सबसे ज्यादा भिवानी में होता है। कहां पे होता है? बाजरा सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो जरूर याद रखेंगे भिवानी में होता है। और इसी तरह से एग्जामिनर पूछेगा कि गन्ना सबसे ज्यादा कहां पे होता है, जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट गन्ना सबसे ज्यादा कहां पे होता है? आप कहोगे सर यमुनानगर में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। कहां पे सबसे ज्यादा गन्ना होता है? यमुनानगर में सबसे ज्यादा गन्ना होता है, ये जरूर याद रखेंगे। और इसी तरह से एग्जामिनर पूछेगा कि बता दीजिए नेक्स्ट जवार सबसे ज्यादा कहां पे होता है। कहां पे? जवार सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जवार जो होता है वो अपने सिरसा में भी अच्छा होता है, नेक्स्ट जींद में भी अच्छा होता है, हिसार में भी अच्छा होता है। तो जवार सबसे ज्यादा सिरसा, जींद, हिसार में सबसे ज्यादा होता है। मक्का सबसे ज्यादा कहां पे होता है? अगर मक्के की बात कर लें तो जरूर याद रखेंगे, एग्जामिनर पूछ सकता है कि मक्का सबसे ज्यादा कहां पे होता है। कैथल में भी बहुत अच्छा मक्का होता है बेटा। नेक्स्ट जरूर याद रखें करनाल में भी बहुत अच्छा मक्का होता है। मक्का कैथल और करनाल में भी बहुत ज्यादा होता है, ये जरूर याद रखेंगे। जैसे एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है बहुत ही अच्छा प्रश्न कि राज्य में अगर बात करें तो कौन सी राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किस चीज का होता है? ध्यान दीजिए, एग्जामिनर पूछ सकता है नेक्स्ट सर्वाधिक उत्पादन। ध्यान दीजिए, सर्वाधिक उत्पादन का मतलब जितनी भी फसलें होती हैं उनमें सर्वाधिक उत्पादन किस चीज का होता है? तो बेटा याद रखेंगे गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन अपने हरियाणा में होता है। मगर हरियाणा, ध्यान दीजिए, हरियाणा की बात करें, हरियाणा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा सबसे बड़ा बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जरूर याद रखेंगे बेटा गन्ने में हरियाणा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा होता है बेटा, जरूर याद रखेंगे गन्ना। और फसलों में सबसे ज्यादा क्या होता है? आपके गेहूं सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए जो चावल है बेटा, ध्यान दीजिए,
चावल, चावल की बात करें तो चावल बहुत अच्छा चावल करनाल में होता है, इसीलिए करनाल को हम क्या बोलते हैं, चावल का कटोरा बोलते हैं, कटोरा, चावल का कटोरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे धान का कटोरा किसे कहते हैं, धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो धान का कटोरा बोलते हैं बेटा करनाल को बोलते हैं धान का कटोरा, कुरुक्षेत्र को बोलते हैं धान का कटोरा, और ध्यान दीजिए कैथल को बोलते हैं धान का कटोरा। यानी इन तीनों जिलों को, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, इन तीनों जिलों को हम क्या बोलते हैं, तो धान का कटोरा बोलते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि हरियाणा में सर्वाधिक मसाला कौन सा होता है, ये पूछ सकता है, सर्वाधिक मसाला, सर्वाधिक मसाला। हरियाणा में सर्वाधिक सब्जियां कौन सी होती है, सर्वाधिक फल और सर्वाधिक सब्जियां, सर्वाधिक सब्जियां, सब्जियां। ठीक है बेटा, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में सबसे ज्यादा मसाला कौन सा होता है, आप कहेंगे सर हल्दी, हल्दी। फल कौन सा होता है सबसे ज्यादा, आम। और ध्यान दीजिए सब्जियों में सबसे ज्यादा सब्जी कौन सी होती है, तो आलू। ये जरूर याद रखें, कौन सा, आलू। यानी सब्जी कौन सी सबसे ज्यादा होती है, आलू की सब्जी सबसे ज्यादा अपने हरियाणा में होती है, ये जरूर याद रखेंगे। और आप सभी को पता है आलू सबसे ज्यादा होता है कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अंबाला में, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अंबाला में होता है, ये जरूर याद रखेंगे। कहां पे होता है, कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर में सबसे ज्यादा आलू होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जामिनर इसी तरह से प्रश्न बना ले और आपसे पूछ ले कि जी आम सबसे ज्यादा कहां पे होता है, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में, आप कहोगे अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में, ये जरूर याद रखेंगे, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में होता है। इसी तरह से हल्दी के विषय में अगर हमसे पूछ ले कि हल्दी सबसे ज्यादा कहां पे होती है, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला में, ये जरूर याद रखेंगे, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला में, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला में। तो इस तरह से एग्जामिनर हमसे प्रश्न बना सकता है बेटा, याद रखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि हरियाणा के कितनी प्रतिशत भूभाग पर कृषि होती है, तो 81+, ये ऑप्शन सही किया था हमने कि 81% से भी ज्यादा भूभाग पर कृषि होती है। ये वर्तमान सरकार का आंकड़ा था और जेपी दलाल साहब ने ये आंकड़ा दिया था, तो इसलिए ये विशेष है, ये जरूर याद रखेंगे। चावल सबसे ज्यादा कहां पे होता है, करनाल में, गेहूं कहां पे, सिरसा में, कपास कहां पे, सिरसा में, सरसों कहां पे, महेंद्रगढ़ में, भिवानी में, बाजरा, गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर में, जवार सिरसा, जिंद, हिसार में, मक्का सबसे ज्यादा कैथल में, और हरियाणा सबसे ज्यादा उत्पादन करता है गेहूं का, इसीलिए इसे गेहूं की कटोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, गेहूं की कटोरी, गेहूं की कटोरी, गेहूं की कटोरी भी इसे कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। और उत्पादक सबसे बड़ा, प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा क्या होता है, गन्ना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने छोटे छोटे टॉपिक किए। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनते दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। हमने थोड़ी सी बातें की हरियाणा के भौतिक प्रदेश की, जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने लिखवा दिया आपको। फिर मैंने थोड़ी सी बातें आपको जलवायु की करवाई, हरियाणा की जलवायु कैसी है वो बातें मैंने आपको बताई। फिर साथ में ही मैंने बता दी कि हरियाणा की थोड़ी सी बातें हम एग्रीकल्चर की कर ली, यानी कृषि की। ठीक है भी, कौन कौन सी फसलें हमारे हरियाणा में होती है, कितनी प्रतिशत भूभाग पर, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, हमारी कृषि होती है। क्योंकि हरियाणा यमुना और घग्गर के दोआब क्षेत्र में बसा है, तो इसीलिए यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है।
क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा है। आप सभी को पता है हरियाणा में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है? रेतीली व बालू मिट्टी सबसे ज़्यादा है, यानी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा हमें मिलती है। कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलती है? जलोढ़ मिट्टी। तो कल हम एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।